हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। मेरे भाई, पिछले 2 लेसन हमने आपके साथ किए हैं, रेशियो पर किए हैं और हमने सारे बेसिक्स आपको समझाने की कोशिश की, किस तरीके से रेशियो बिहेव करता है। अब हम जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, हम कुछ क्वेश्चन करके उन कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट करने की ओर चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी पेन लगाकर अपने साथ तैयार हैं। आ जाइए, चलते हैं आज के सफर पे। पहला सवाल आपके साथ मेरे भाई, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ा जाए तो वह संख्या 5:7 हो जाती है। तो संख्याओं का पता लगाएं। तो मेरे भाई, एक बार आप वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए देख लिया करिए लगाकर कि क्या आप इसे कर पा रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा। अब आ जाइए, सवाल पे आते हैं। यह कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं। मैं मान लेता हूं कि वो संख्याएं क्या हैं। वो संख्याएं हैं ए और बी। ठीक है, तो वो 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात क्या है, जिनका अनुपात है 3:5। ठीक है, 2 संख्याओं का क्या रेशियो है, 3:5। तो ये संख्याओं का रेशियो है, तो निश्चित रूप से संख्याएं क्या होंगी, 3x और 5x। निश्चित रूप से संख्याएं क्या होंगी मेरे भाई, 3x और 5x होंगी। हाँ या ना मेरे भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी। तो अब वो क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ते हैं, यानी हमने न्यूमरेटर में भी 10 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में भी 10 जोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो संख्या बनी वो संख्या क्या हो गई, 5:7 के अनुपात में बदल गई। अब आपको ये समझ में आया होगा कि जब संख्याओं का रेशियो दिया था तो क्यों मैंने उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। चूंकि मैंने आपको समझाया कि ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। ये ए का रेशियो था, ये ए की संख्या है। ये बी का रेशियो था, ये बी की संख्या है। यानी इसका मतलब यह है कि ए बराबर हुआ 3x और बी बराबर क्या हुआ, 5x। और जब दोनों में हम क्या कर रहे हैं, 10 जोड़ रहे हैं। जब हम दोनों में 10 जोड़ रहे हैं, यानी हमने 3x में भी 10 जोड़ा, हमने 5x में भी 10 जोड़ा, तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या और इस संख्या का रेशियो, इस संख्या और इस संख्या का रेशियो क्या हो गया, 5:7। बोलिए हाँ या ना? क्या आपको ये बात समझ में आई कि इस संख्या का इस संख्या से रेशियो क्या हो गया, 5:7? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गया 5:7। तो आपने बचपन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ा होगा इनका। क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने पढ़ा था कि हम 7 का 5 में, 5 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस डिनोमिनेटर का ऊपर और इस न्यूमरेटर का नीचे। तो चलो कर लेते हैं। 7 का 3 में गुना किया मेरे भाई, 7 का 10 में गुना किया। क्लियर? दूसरी बात, अब इसका इसमें गुना करते हैं। तो 5 का 5 में गुना किया, 5 का 10 में गुना किया। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और आपको पता है जिस दल में ओट ज्यादा होते हैं उसी की तरफ दल भागते हैं मिलने के लिए। तो यहां पर देखिए, वेरिएबल वाले टर्म का बड़ा वाला टर्म कहां पे है, इस पक्ष में है। तो इस वाले टर्म को यहां लाओ, तो ये पॉजिटिव 21 है, इधर आकर निगेटिव 21 हो जाएगा और 25 में से 21 निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4x हो जाएगा। यहां आ जाइए, यहां पर क्या है, अब ये बड़ा था इसलिए इस पक्ष में इसको लाए, तो ये यहां पर आकर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव 50 है तो यहां आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव 50। तो 70 - 50 क्या हो जाएगा, 20। तो 4x बराबर 20, तो x बराबर 5। बोलिए हाँ या ना? x की वैल्यू आ गई। क्या आपके पास x की वैल्यू आ गई? बिल्कुल x की वैल्यू आ गई मेरे भाई। अगर x की वैल्यू आ गई है तो फटाफट से चेक करिए कि a की वैल्यू कितनी है, 3x है। अगर x की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू कितनी हुई, 15 हुई। b की वैल्यू क्या है, 5x है। अगर x की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू क्या हुई, 25 हुई। हाँ या ना? चेक करिए इस बात को और मुझे बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई। क्या आपको ये बात समझ में आई? ऐसे ऐसे हमने स्कूल में बहुत सारे सवाल पढ़ रखे हैं। हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। स्क्रीन कैप्चर किया आपने?
आपने स्क्रीन कैप्चर किया, बिल्कुल कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि अब हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप करनी है और समझनी है बात। अगर संख्या 3-5 के रेशियो में है, रहने दो। अब हम अगला काम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को 10 जोड़कर आगे ले जाएंगे। 5 में भी 10 जोड़ा, यानी दोनों रेशियो में हमने 10 जोड़ दिया। आपने कहा ये भी ठीक है। और मेरे भाई 10 जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या आया, जब हमने दोनों अनुपातों में 10 जोड़ा तो रिजल्ट क्या आया, 5:7। हाँ या ना, यानी 3 क्या बन गया, 3 क्या बन गया, आप कहेंगे सर 3 बन गया 5 और 5 बन गया 7। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में 10 जोड़ा गया, दोनों में क्या किया गया, 10 जोड़ा गया। तो 10 जोड़ने के कारण अगर 3-5 बन जा रहा है, यानी 2 रेशियो की वैल्यू 10 हुई, यानी 2 रेशियो की वैल्यू 10 हुई मेरे भाई। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो इस हिसाब से 1 रेशियो की वैल्यू क्या हुई, आप कहेंगे सर 5 हुई। अगर 2 रेशियो की वैल्यू 10 हुई तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हुई, 5 हुई। तो ये मेरी पहली संख्या कितनी रेशियो है, आप कहेंगे सर 3 रेशियो है। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। दूसरी संख्या कितनी है, 5 रेशियो है, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। तो संख्याएं क्या हो गई, 15-25। क्या यही हमने पिछले बार में किया था, क्या पिछली बार भी हमें 15-25 मिला था? क्या उस सवाल में आपने देखा था कि हमने कितने लाइन लिखे थे, इस सवाल में हमने कितने लाइन लिखे? यानी अगर हम थोड़ी सी अपनी अप्रोच और प्रैक्टिस ठीक करते हैं तो इस सवाल में पेन उठाने की जरूरत थी ही नहीं। ओके, फटाफट से इस चीज को दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए, समझ लीजिए, और हम चलते हैं आगे की तरफ। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि रेशियो की वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट से आ जाइए अगले सवाल पे। इस सवाल को देखिए। मान लीजिए कि मेरे पास दो संख्याएं हैं, P और Q, और P और Q का रेशियो क्या है, 3:5। दो संख्याएं हैं P और Q का रेशियो क्या है, 3:5। अब प्रश्न कहता है कि अगर दोनों संख्याओं में मैं क्या करता हूं, 8, दोनों संख्याओं में मैं क्या करता हूं, 8 घटाता हूं। अगर मैं दोनों संख्याओं में 8 घटाता हूं तो P और Q का नया रेशियो क्या बन जाता है, 1:2। P और Q का नया रेशियो क्या बन जाता है, 1:2। ठीक है, चेक करिए P और Q का नया रेशियो क्या बन रहा है, 1:2। ओके, P और Q का नया रेशियो क्या बना मेरे भाई, 1:2। तो आप मुझे चेक करके बताइए फटाफट से, आप मुझे फटाफट से चेक करके बताइए कि क्या आप संख्याएं निकाल पाएंगे। तो आपने कहा सर PQ 3-5 था, जैसा कि आपने बताया, और दोनों में 8 घटाया जा रहा है तो ये 1-2 हो जा रहा है। क्या मैं 1-2 को 2-4 लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल एक जैसी चीज है, 2:4 = 1:2। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं मेरे भाई, तो बताइए क्या 3 में से 8 घटाने पर यह 2 हुआ, और 5 में से भी 8 घटाने पर यह 4 हुआ, यानी 1 घटाने पर यह 8 हुआ। 1 घटाने पर ये ऐसा हुआ, तो यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो संख्याएं क्या हुई मेरे भाई, चेक करो, हाँ या ना? यानी पिछले कॉन्सेप्ट पे आपने सवाल समझ लिया। फटाक से आगे आ जाइए, ये सवाल देखिए, बहुत शानदार सा सवाल है। सवाल देखिए, बहुत शानदार सवाल है आपके लिए। फटाफट से आप इस सवाल पर अपना अप्रोच बनाइए। देखिए आप क्या कर पाते हैं इस सवाल को, बहुत छोटा सा सवाल है, चेक करिए और बताइए। By adding 24 into the numerator of a fraction 4/5, it becomes 8/7. Find the number. ठीक है, एक फ्रैक्शन है 4/5, एक फ्रैक्शन है 4/5, यानी दो संख्याओं का अनुपात भी हो सकता है ये, क्योंकि हमें पता है कि हम 4:5 को 4/5 लिखते हैं।
अगर ऐसा है तो अब सवाल ने क्या कहा कि मैं उसके न्यूमरेटर में 24 जोड़ रहा हूं, इसका मतलब अंश होता है, ठीक है ना, मैं उसके अंश में 24 जोड़ रहा हूं। अब आपको पता है कि अगर संख्याएं 4 5 के अनुपात में हैं तो संख्याएं क्या होंगी, 4x और 5x, और न्यूमरेटर यानी पहली संख्या में 24 जोड़ा जा रहा है, चलो जोड़ दिया। और जब मैंने इतना काम कर दिया तब आप देखिए मेरे भाई आउटकम क्या आ रहा है, आउटकम क्या आ रहा है, आउटकम आ रहा है 8:7। आउटकम क्या आ रहा है, 8:7। आप कहेंगे बिल्कुल सर आने दीजिए, हम फटाक से इसका तिर्यक गुना कर देंगे और कर भी डालिए। 7 चौके 28 और 24 सत्ते 168 और 8 पंचे 40। अब आप जानते हैं कि बड़े की तरफ ही छोटे को लाना पड़ता है, 40 की तरफ 28 को लाएंगे तो ये 12x होगा, तो 12x की वैल्यू 148, तो x की वैल्यू क्या हुई 14। चेक करिए, अगर 12x की वैल्यू 168 है, 12x की वैल्यू 168 है तो x की वैल्यू क्या होगी 14 होगी। आप संतुष्ट हैं? तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या थी 4x और 5x, यानी 14 चौके 56 और 14 पंचे 70। संख्याएं क्या हो गई 56 और 70। संख्याएं क्या हो गई 56 और 70, हाँ या ना? मैं आपको दोनों तरीके बताता जा रहा हूं, ट्रेडिशनल बताता जा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएं। वैसे मेरी आदत नहीं है ट्रेडिशनल बताने की, मगर मैं थोड़ा सा बताता जा रहा हूं कि जो बच्चे वीक मैथ बैकग्राउंड के हैं वो भी हमारे साथ रिलेट कर पाएं, ठीक है। और धीरे धीरे हम इन चीजों पे, चूंकि अभी हमारी शुरुआत है, हम चीजों पे आपको बेहतर अप्रोच बताना चालू करेंगे, तब आप हमारा साथ दीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको आपने कैप्चर कर लिया होगा। हम इसी पर दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि अगर संख्याएं 4-5 के रेशियो में थी, अगर फ्रैक्शन है यानी 4/5 था, तो 4/5 को मैं क्या लिख सकता हूं 4-5 के रेशियो में लिख सकता हूं। तो बड़ी सीधी सी बात क्या थी कि 4 में क्या किया जाता है 24 जोड़ा जाता है, 4 में क्या किया जाता है 24 जोड़ा जाता है, तो संख्या क्या हो जाती है 8:7। संख्या क्या हो जाती है 8:7 हो जाती है। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमने एक ही संख्या में जोड़ा है, दूसरी संख्या में तो हमने कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो दूसरी संख्या एक जैसी होनी चाहिए थी, जो कि यहां 5 यहां 7 दिख रही है, इसे एक जैसा दिखना चाहिए था। तो ये एक जैसा दिखे, ऐसा इसके लिए हम क्या करते थे, हम इनमें ऐसे गुना कर देते थे ताकि ये 7 पंचे 35 हो जाए, ये भी 7 पंचे 35 हो जाए, दोनों बराबर दिखने लगे। मगर आप कहेंगे सर संख्या रेशियो में था, आप यहां केवल गुणा नहीं कर सकते, अगर यहां करना है तो यहां भी करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से यहां करना है तो यहां भी करना पड़ेगा। और इस प्रकार से संख्या बदलकर क्या हो गई 28, और ये संख्या क्या हो गई 35। दूसरी तरफ ये संख्या क्या हो गई 40, और ये संख्या क्या हो गई 35। तो ध्यान दीजिए ये दूसरी वाली संख्या एक ही जैसी है, पहली संख्या 28 से 40 हो गई, कितना बढ़ गई 12 बढ़ गई। अब सवाल में देखिए उसका कारण कौन है 24, क्योंकि संख्या में 24 जोड़ा गया, इसमें 24 जोड़ा गया तब ये 40 हुई, यानी ये रेशियो है। इस रेशियो में जब 24 जोड़ा तो ये 40 हुई, तो 28 से 40 हुई यानी 12 बढ़ी। 12 बढ़ने का कारण कौन है 24 है, यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या आई 2 आ गई। बताइए हाँ या ना, एक रेशियो की वैल्यू क्या आई मेरे भाई 2 आई। आप कहेंगे सर बिल्कुल एक रेशियो की वैल्यू 2 आ गई। अगर एक रेशियो की वैल्यू 2 आ गई, अगर एक रेशियो की वैल्यू 2 आ गई तो संख्याएं क्या थी 4 रेशियो और 5 रेशियो, और एक की वैल्यू 2 है तो एक की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू 8, 5 की वैल्यू 10। बोलिए सवाल खत्म, बोलिए सवाल खत्म या ना, हाँ या ना? क्या यही आपके पिछले में भी आया था? क्या पिछले कॉन्सेप्ट में भी आपको यही आंसर मिला था? बोलिए मेरे भाई, फटाफट से स्क्रीन कैप्चर करिए और चलते हैं आगे की तरफ। वैसे 1470 आया था ना, 1470 आ गया था। चेक कर लेते हैं हम। पिछला सवाल हमने जो मिटा दिया गलती से, पिछला सवाल में हमने क्या किया था कि संख्याएं क्या हैं 4 और 5 के अनुपात में है, 4 और 5 के अनुपात में है, और इसमें हमने
24 जोड़ा तो ये 8 और 7 के अनुपात में हो गया। अच्छा, मैंने गलती से उसको 5-7 का अनुपात कर दिया होगा, तो 7 चौके नहीं, सही तो किया है यार, 28x और ये हो गया 168 और ये कितना हो गया 40x। तो 12x की वैल्यू क्या आ गई, 12x की वैल्यू आ गई 168। तो x की वैल्यू क्या हुई 14 हुई। तो संख्याएं कितनी हुई, बिल्कुल यार सही है। यहाँ क्या दिक्कत हो रही है, मिनट देखते हैं, यहाँ क्या दिक्कत हुई, यहाँ क्या दिक्कत हुई, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 35 35 ही है, 28 40 हो गई, 12 की वैल्यू 2। कहाँ गलती कर दिए, बारह, 12 का 2, 24 का 2, 8 10, 8 10, 8 में 24 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 में 30 हो जाएगा। जाएगा फिलहाल आपको ये सवाल में ये अप्रोच रखनी है, उसमें मैं चेक करता हूं कुछ कमी हो गई है, मैं उसको ठीक करके आपको दूंगा, ठीक है। ना कर रहे हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगना था और यहां आपका ठीक हो गया आंसर, ओके। क्योंकि देखिए आप यहां पर जैसे 4-5 का रेशियो 8-7 हो रहा है और उसका कारण 24 है, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि 7 चौके 28 और 8 पंचे 40 का अंतर यहां लिखो। ठीक उसी तरीके से 7 24 का और 8 जीरो का अंतर यहां लिखो। तो वो यहां हमको लिखना था, मैंने ये थोड़ा सा एक पॉइंट मिस कर दिया था। तो वो 12 की वैल्यू 168 आएगी और इस हिसाब से यहां भी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी मेरे भाई, संख्याएं हो जाएंगी 4, 4 रेशियो की वैल्यू 56 और 5 रेशियो की वैल्यू 70, ठीक है। आंसर तो ऐसे आ जाना चाहिए था यार। इस थ्योरी को ठीक इस तरीके से समझिए कि संख्याएं तो 4-5 के रेशियो में थी, मगर जब मैं रेशियो में 7 का गुणा कर रहा हूं और इस नई संख्या की बात कर रहे हैं, तो नई संख्या क्या बन रही है, नई संख्या इन दोनों को जोड़कर बन रही है। और जब इन दोनों को जुड़ा हुआ है तो ये 4x और 24 हुआ है। और जब 7 का गुणा करेंगे तो इस 7 का गुणा दोनों फैक्टर में होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म निकल कर आ रहा है, थोड़ा सा मिस कर गए हम इस चीज़ को, तो इसको आपको यहाँ पर मेंटेन कर लेना है, ठीक है। और इसका ये तरीका भी यहाँ था
और ये तरीका मैं आपको दोबारा से समझा दे रहा हूं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। संख्याएं 4-5 के रेशियो में है और दोनों संख्याओं में से केवल न्यूमरेटर में 24 जोड़ा जाता है। तो ये सवाल ठीक ऐसा हुआ कि 4-5 के रेशियो में संख्या है और यहाँ 24 जोड़ने पर ये क्या बन जाता है, 24 जोड़ने पर ये 8-7 बन जाता है। तो ये हमारा फिलहाल तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस प्रोडक्ट का रेशियो का बड़ा फेमस ये तरीका है, मगर अभी मैं थोड़ा आगे इसको बताना चाहता था, कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि आप इसका इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, यानी 7 चौके 28, 8 पंचे 40, इसका क्या हुआ 28, इसका 40, और दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस यानी जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा निकालना है, और फिर आप डबल क्रॉस करेंगे, यानी इसका इससे करेंगे जो भी जोड़ा घटाया हो, और अगर यहाँ कुछ हो तो उसका उससे करेंगे। तो यहाँ तो हमने इसमें कुछ जोड़ा ही नहीं है, तो ये तो 8 जीरो ही हम जीरो हो जाएगा, मगर ये 24 सत्ते क्या आएगा 168, और 168 और जीरो का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस यहाँ भी करना है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा केवल 168, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यानी ये ठीक इस तरीके से है कि आपके पास दो संख्याएं हैं P और Q, वो किस अनुपात में है, 7-5 के अनुपात में है। आप क्या करते हैं, आप किसी एक संख्या में, मान लीजिए कि ऊपर वाली संख्या में आप न्यूमरेटर में क्या करते हैं, आप न्यूमरेटर में 12 जोड़ देते हैं, न्यूमरेटर में 12 जोड़ देते हैं, तो इनका अनुपात क्या बन जाता है, इनका अनुपात बन जाता है 9-7 का, इनका अनुपात क्या बन जाता है 9-7 का अनुपात बन जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम कहता क्या है कि 7-5 का रेशियो है और ये 9-7 का रेशियो है, और संख्या कौन सी जुड़ रही है 12। तो आप पहले 7 सत्ते 49 और 9 पंचे 45 में से अंतर निकाल लीजिए 4, फिर 12 सत्ते 84 और 9 जीरो ही हम जीरो का अंतर निकाल लीजिए 84, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई 21 हो जाएगी, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। तो आपको 7 की वैल्यू निकालनी है 7 गुणे 21, 5 की वैल्यू निकालनी है 5 गुणे 21, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चीज़ों को हम धीरे धीरे ऐसा समझ लेंगे। चलो आ जाओ यहाँ संख्या में आ जाओ। दो संख्याएं 3-5 के अनुपात में है, जब दोनों संख्याओं में 18 जोड़ा जाता है तो संख्याएं 6-7 हो जाती हैं। चेक करिए, चेक करिए सवाल को। दो संख्याएं क्या है मेरे भाई 3 और 5 के अनुपात में है, दो संख्याएं कैसी हैं 3-5 के अनुपात में हैं। और अब क्या किया जाता है, दोनों संख्याओं में क्या किया जाता है 18 जोड़ा जाता है, दोनों संख्याओं में क्या किया जाता है 18 जोड़ा जाता है, तो संख्याएं क्या हो जाती हैं 6-7। अब ये कंडीशन क्या है थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए। आपने पहला सवाल देखा था कि हमने संख्याओं में जोड़ा था कुछ, ठीक है। अब पहला वाला सवाल देखो, आपको याद होगा कि हमने जो पहला सवाल किया था ये है, इसमें भी देखिए कुछ जोड़ा गया था, मगर यहां रेशियो समान संख्या जोड़ी गई थी तो रेशियो भी बराबर बराबर बढ़े हैं 2-2। इस सवाल में देखिए थोड़ी सी डिफरेंस आपको दिखेगी देखने को, ये देखिए 3 और 5 में दोनों में 18 जोड़ा जा रहा है, मगर 3 क्या हो रहा है 6 हो रहा है, और 5 क्या हो रहा है 7 हो रहा है, यानी ये अलग अलग बढ़ रहे हैं। और इस सवाल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कहता है सिस्टम, सिस्टम कहता है कि पहले आप इनका गुना करिए और इनका गुना करिए, तो 7 का 3 में और 6 का 5 में, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, आप कहेंगे सर 9, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, आप कहेंगे 9। अब ये आपको ये पता ही है कि 18 का 7 में करें, 18 का 6 में करें और उनका डिफरेंस करें तो 18 ही आएगा, क्योंकि ये इससे एक ज्यादा है मात्र, हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल एक ज्यादा है, कर सकते हैं ऐसा, ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं सवाल को, बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी करके अगर आपको जरूरत पड़ेगी बता देंगे। वो इसको 3x इसको 5x मान के दोनों पक्षों में 18 जोड़ के बराबर 6/7, यानी 3x/5x, और दोनों में क्या करेंगे 18 जोड़ेंगे, ठीक है, और बराबर क्या करेंगे 6/7, और इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी, संख्या निकल आएगी। ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये क्या कहता है चेक करिए, ये कहता है कि पहले आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए, हमने किया, और इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, 9 आया।
फिर वो कहता है कि आप ये जो जोड़ा जा रहा है इसका भी गुणा करिए और इनका भी डिफरेंस निकालिए। फिलहाल मैंने डिफरेंस निकाल लिया है, आप निकाल लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि इनका अंतर 1 है, इसलिए इसका इसमें जब गुणा करके आप अंतर निकालोगे तो 18 ही आएगा। तो 9 की वैल्यू क्या आ गई, 9 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई, 2 हो गई। तो 3 रेशियो की वैल्यू, 5 रेशियो की वैल्यू, क्या आंसर आ गया, चेक करिए क्या आंसर आ गया। चेक करिए मेरे भाई क्या आंसर आ गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल आंसर आ गया। अब आप चेक करिए कि संख्याएं क्या थी, संख्याएं 3-5 के अनुपात में थी। संख्याएं क्या थी मेरे भाई, 3-5 के अनुपात में थी। और क्या बन रही थी, 6-7 के अनुपात में बन रही थी। क्यों बन रही थी, एक जैसी संख्या जोड़ने पर। अब यहां पर एक मेथड और काम करता है, मगर वो कहां काम करता है, जब एक जैसी संख्याएं जोड़ी जा रही हों और डिफरेंस अलग अलग हो। ठीक है, अगर ये संख्याएं अलग अलग जोड़ी जाती तब इसका केवल एक ही उपाय है, वो क्या है, या तो उसका ट्रेडिशनल मेथड से लगाओ या डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लगाओ। ये सारे सवालों में कहीं भी काम करेगा। मगर अगर ऐसी स्थिति है जहां पर एक जैसी संख्याएं जोड़ी जा रही हैं और डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो आप और एक तरीके का यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप इनका डिफरेंस देखिए। इनका डिफरेंस कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे सर 1 है, तो वो उस 1 का गुणा आप ऊपर वाले पूरे पोर्शन में कर दीजिए। ठीक है, और इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस कितना है, 2 है, और इस 2 का गुना आप इस वाले पूरे पोर्शन में कर दीजिए। कर दिया, चेक करिए, अगर 3 और 5 दोनों में 1-1 का गुणा करें तो आंसर क्या आएगा, 3:5, और 6 और 7 दोनों में हम 2-2 का गुणा करें तो आंसर क्या आएगा, 12 और 14। आप कहेंगे सर बिल्कुल, मगर अब देखिए मेरे मुन्ना, क्या इन दोनों का डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, 9। चेक करिए क्या दोनों का डिफरेंस 9 आ रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल चमत्कारी रूप से 9 आ रहा है, और आपको पता है कि इसमें 18 जोड़ने के कारण ये नया रेशियो बना है, दोनों में 18 जोड़ने के कारण नया रेशियो बना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, यानी इसका मतलब 9 रेशियो की वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई, 18 हो गई। एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 2 हो गई। तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू क्या होगी। क्या सवाल खत्म, क्या सवाल खत्म मेरे भाई, क्या मेरे मुन्ना सवाल खत्म हो गया, बोल दीजिए क्या सवाल खत्म। आप कहेंगे सर बिल्कुल सवाल खत्म। या आपने इस सवाल को लगाने का 3 तरीका निकाल लिया। पहला, आप ट्रेडिशनली इसको लगा सकते हैं। दूसरा, आप डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको लगा सकते हैं। डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा जल्दी में बताना पड़ गया, तो आप इसको कायदे से समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको क्या करना होता है, पहले जो रेशियो दिए हैं और जो नया रेशियो बन रहा है, तो आप इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस निकाल लें। ठीक है, पहला काम, ये रेशियो की वैल्यू आ गई। अब आप जो भी संख्या जोड़ी या घटाई जा रही है, जैसे 18 जोड़ी जा रही है, तो इसका 18 में बिल्कुल 126, और इसका 18 में 108। 108 और 126 का अंतर 108 126 का अंतर 18। तो 9 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, तो संख्याएं क्या हुई, आपने कहा सर हो गया, बहुत अच्छा समझ में आया। मगर फिर मैंने कहा कि अगर अगर एक जैसी संख्या जोड़ी जा रही हो तो ये स्पेशल केस है, और आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि आपने क्या किया, आपने दोनों संख्याओं में एक जैसी संख्या जोड़ी है, तो आप पहले रेशियो का डिफरेंस यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस रेशियो का डिफरेंस यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनका डिफरेंस देखिए, 3 और 5 का डिफरेंस 2 आ रहा था, उसका हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। 6-7 का डिफरेंस 1 आ रहा था, उसका हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, और रिजल्ट हमें क्या आया, 3-5 का 3-5 रह गया, और 6-7 क्या बन गए, 12-14। फिर हमने देखा कि इनके डिफरेंस अब बराबर हो गए। ये डिफरेंस बराबर करने का तरीका था। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर संख्याएं एक जैसी जुड़ी हों तो डिफरेंस बराबर कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। तो डिफरेंस बराबर कर लिया, 9 आया। 9 रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, 18। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हुई, 2। तो संख्याएं क्या हुई, 6 और 10। ठीक है मेरे भाई,
क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ या ना? आगे चलें, फटाफट से आइए। दो संख्याएं 3-2 के अनुपात में है और दोनों संख्याओं में अलग अलग संख्याएं 30 और 40 जोड़ी जाती हैं, वो संख्या 5-7 हो जाती है। अब यहां पे मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक से पूरा समझाता हूं, फिर से समझिए कि दो संख्याएं 3 और 2 के अनुपात में हैं और वो क्या हो जाएंगी, 5 और 7 के अनुपात में बन जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पर इसके साथ 30 और यहां पर इसके साथ 40 जोड़ा जा रहा है। इतनी बात समझ में आई सवाल ने जो बताया? अब हम चालू करते हैं क्रॉस, डबल क्रॉस, एक्चुअल में इसको डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल आप इस सवाल को ट्रेडिशनली लगा सकते हो, ठीक है, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको ट्रेडिशनली समझा दिया। अब आप इसको बिल्कुल आप लगाना चाहते हो, संख्या को 3x और 2x मानो, इसमें 30 जोड़ो, इसमें 40 जोड़ो और क्या करो, नया अनुपात क्या आ रहा है, 5:7। इसका प्रयोग करो और आपको x निकालकर आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी ध्यान दो, अगर यह सवाल मैंने लिख लिया तो अब मुझे क्या करना है, इसमें डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। यह क्या कहता है, यह कहता है मेरे भाई कि पहले आप इस संख्या का आप इसके क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, और इस संख्या का इसके क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, दोनों का डिफरेंस कितना है, ओके। ये हो गया सिंगल मल्टीप्लिकेशन। अब करिए डबल, ठीक है। अब डबल की बारी, तो आ जाते हैं डबल में। डबल में कहता है कि आप इसका जो है, दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ब्लैक कलर लेता हूं, इसका जो है आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, और इन दोनों का भी डिफरेंस लिख लीजिए। तो 11 की वैल्यू क्या आई मेरे भाई, 11 की वैल्यू क्या आई मेरे भाई, 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्त। तो क्या आप अपनी संख्याएं निकाल सकते हैं? पहली संख्या है 3 यानी 30/11, दूसरी संख्या है 2 यानी 20/11। हाँ या ना, हाँ या ना मेरे मुन्ना, फटाफट से इस चीज को आप मुझे चेक करके बताइए, ओके। चलिए बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूं यह सवाल भी आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ट्रेडिशनल मेथड बता दिया था, ट्रेडिशनल भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा आपको सीखना क्या है, आपको सीखना था डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने यहां पर आपसे चर्चा करी, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। स्क्रीन कैप्चर करिए, चीजों को 1-2 बार रिवाइज करके देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आ जाइए अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, वही जो आप समझते हैं। आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं इसको, दो कंटेनर में मिल्क और वाटर है, किस रेशियो में है, 7:9 और 9:11 के रेशियो में। अगर उन दोनों को 1:1 के रेशियो में मिला दिया जाए तो रिजल्ट में क्या होगा। तो चेक करिए, 7 और 9 के रेशियो में, चेक करिए मेरे भाई, 7 और 9 के रेशियो में दूध और पानी है, यानी कुल कितना लीटर होगा ये नहीं पता, मगर कुल कितना रेशियो होगा, 16। और 9 और 11 के रेशियो में दूध और पानी है, तो ये कुल कितना रेशियो रहा होगा, आप कहेंगे सर 20। हाँ या ना, रेशियो अलग अलग दिख रहे हैं।
अगर इनको समान मात्रा में लिया गया है, एक एक के रेशियो में लिया गया है, यानी इक्वल मात्रा में लिया गया है, तो मैं इनको इक्वल करने में क्यों कोताही करूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल आप इनको इक्वल कर सकते हैं। क्या मैं इनको इक्वल कर सकता हूं? आप कहेंगे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कितने का गुना किया? मैंने 5 का गुना किया। और यहां मैंने कितने का गुना किया? 4 का गुना किया। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? 35। ये क्या हो गया मेरे भाई? 45। ये क्या हो गया मेरे भाई? 36। ये क्या हो गया मेरे भाई? 44। तो फटाफट से बताइए कि 35 और 36, 35 और 36 चेक करिए। 5 4 9, 4 4 8 और ये हो गया 71। तो इनका रेशियो क्या हुआ? 71:89। क्या किया मैंने? आप समझिए। जब मुझसे कहा गया किसी पात्र में 7-9 के अनुपात में दूध और पानी है, यानी मैंने माना कि कुल 16 अनुपात की बात है, और इसमें 9 और 11 दूध और पानी है, तो इसमें 20 अनुपात की बात है। मगर हमने इनका एक एक का अनुपात लिया है और मिलाया है, यानी बराबर मात्राएं ली हैं, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। देखो, इसको भी 80 ले लिया, इसको भी 80 ले लिया, हाँ या ना? अब जब मैं इसको 80 करूंगा तो ऑटोमेटिक ये 7 क्या बन जाएगा? 35 बन जाएगा। और ये 9 क्या बन जाएगा? 45 बन जाएगा। अगर मैं इसे 80 करूंगा तो ये 9 क्या बन जाएगा? 36 बन जाएगा। और ये 11 क्या बन जाएगा? 44 बन जाएगा। इनका सम क्या हुआ? 71:89। इनका सम क्या हुआ मेरे भाई? 71:89। बोलिए बोलिए, क्या इतना काफी था? हाँ या ना? क्या आपके रेशियो तैयार है? ये मिल्क है, ये वाटर है, दैट्स ऑल। मिल्क है, ये वाटर है। तो वर्डिंग पढ़ पढ़ के हमें समझना कि हमें क्या करना है, वो क्या नीड कर रहा है हमसे। ठीक है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आ जाइए अगले सवाल में। सवाल क्या कहता है? सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इज इक्वल टू 7:11:4। यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी की वैल्यू है 7x। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? b प्लस सी की वैल्यू है 11x। और c प्लस ए की वैल्यू कितनी है? c प्लस ए की वैल्यू है 4x। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ये क्या होंगे? इनकी कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 11 7 18 4 22x। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी। फिर मैं आपका ध्यान खींचूंगा, क्या आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है? आप कहेंगे सर पता है। तो क्या वही 2 के गुणा में लिखा है? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल लिखा है। तो ये कितना हो गया? 2 × 11 बराबर 22x। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो क्या ये इससे कट गया? x की वैल्यू 1 आई। क्या x की वैल्यू 1 आई मेरे भाई? क्या x की वैल्यू 1 आई? तो a प्लस बी, तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे b की वैल्यू पूछी गई है। आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है? b की वैल्यू पूछी गई है। चेक करिए आप b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये अगर x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज करिए मैंने 4x की वैल्यू निकाल ली, 4 × 1 करके। मैंने 4x की वैल्यू निकाल ली 4 × 1 करके। ये क्या हो गया? 4 हो गया। c प्लस ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब बताइए, क्या a प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, अगर a प्लस बी प्लस सी में से c प्लस ए निकाल दूं तो b मिल जाएगा? आप कहेंगे मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है? 11। इसकी क्या है? 4। तो b की वैल्यू क्या हुई? 7। बोलिए हाँ या ना? b की वैल्यू क्या हुई मेरे भाई? 7। चेक करिए क्या कुछ गड़बड़ी हुई है? 11 c प्लस ए 4, तो b क्या होगा? 7 होगा। तो ऑप्शन लिखने में गलती हो गई होगी, b 7 होगा। b 7 होगा। a अपने आप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। a क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और c क्या है? c 4 है। दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है। चेक करिए सवाल को। a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए का अनुपात दिया गया था, तो आप संख्याएं लिखेंगे तो x तो लगाएंगे उसके साथ, उनका कॉमन फैक्टर। फिर मैंने इनको जोड़ा तो मुझे क्या रिजल्ट मिला, और इनको इधर जोड़ा तो क्या रिजल्ट मिला। अब इसकी वैल्यू मुझको यहां दी गई है। अगर इसकी वैल्यू दी गई है तो 2 × a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? बराबर 22x। 22x, चूंकि यहां 22x आया है, यहां मैंने इसकी वैल्यू 11 रखी, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? तो c प्लस ए की वैल्यू क्या आई?
सी प्लस ए की वैल्यू क्या आई, हाँ या ना। तो a प्लस बी प्लस सी में से अगर c प्लस ए निकाल देते तो b मिल जाता। आप कहेंगे बिल्कुल मिल जाता। तो क्या मैंने 11 में से 4 निकाल दिया, मुझे 7 मिल गया? आप कहेंगे सर बिल्कुल मिल गया। ये मैं आपको समझाने के लिए लंबा कर रहा हूं मेरे भाई। जब आप इसके टर्म समझने लगोगे, ये क्या है, यहां मैंने x क्यों रखा, क्यों ऐसे गुणा करना है, रेशियो था इसलिए किया, ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी। मैं केवल आपके लिए केवल एक इन्वायरमेंट तैयार कर रहा हूं कि आप रेशियो के इन्वायरमेंट में आ जाओ, और उसके लिए जो जरूरी सवाल है वो करवा रहा हूं। ठीक है, ये कोई सवाल ऐसे नहीं है कि जिनको मैं एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से करवा रहा हूं, इनको मैं करवा रहा हूं ताकि आप एक रेशियो के माहौल में आ जाओ। एग्जाम में जितने सवाल आते हैं, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप एक तरफ से सारे सवाल किसी भी बुक के लगा सकते हैं अगर आप इनके इन्वायरमेंट में ठीक से ढल जाते हैं तो। ठीक है, फटाफट से आइए अगला सवाल देखिए, फटाफट से अगला सवाल पे आ जाइए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे मुन्ना, बताइए मुझे, अगला प्रश्न क्या है? 3 संख्याओं का अनुपात 5:7:12 है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या से 50 अधिक है। ये योग शब्द गलत लग गया है, मैं बताता हूं। 3 numbers are in the ratio of 5:7:12 and the sum of first and third number is 50 more than the second number. सॉरी, पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 ज्यादा है। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 ज्यादा है। ध्यान दीजिए, 3 संख्याएं किस रेशियो में है? 3 संख्याएं किस रेशियो में है मेरे भाई? 3 संख्याएं किस रेशियो में है? 5, 7 और 12 के रेशियो में है। 3 संख्याएं 5, 7 और 12 के रेशियो में है। सवाल कह रहा है पहली और तीसरी का योग दूसरी से कितना अधिक है? 50 अधिक है। अगर मैं पहली तीसरी का योग करके दूसरा घटाऊं तो कितना मिलता है मुझको? 10। तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी मिल रही है? 50। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हुई मेरे भाई? 5 हुई। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हुई? 5 हुई। तो सभी संख्याएं कितनी है? कुल संख्याएं कितनी है? तो संख्याओं का कुल अनुपातिक योग कितना हुआ? 12, 7, 19, 5, 24। अगर 3 संख्याएं 5, 7, 12 के अनुपात में है तो संख्याओं का कुल योग अगर हम निकालना चाहें तो सबसे पहले हम इनके रेशियो को जोड़ेंगे और एक रेशियो की वैल्यू यहां रखेंगे। तो 24 पंचे 120, ऑप्शन नंबर 2। बोलिए हाँ या ना। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या बहुत छोटा सा बहुत हल्का सवाल था जिसको आपने बिल्कुल चुटकियों में उड़ा दिया मेरे भाई? 3 संख्याएं 5, 7, 12 के अनुपात में थी। पहली और तीसरी का योग दूसरी से 50 अधिक है, यानी पहली और तीसरी कुल मिलाकर दूसरी से 50 अधिक है, तो इनके अंतर को ही निकालेंगे। ठीक है, तो 10 की वैल्यू 50 आई तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। जब 1 की वैल्यू 5 आ गई तो अगर हमें पूरी संख्याएं निकालनी है, जैसे मुझसे कोई ये वाली संख्या पूछता तो मैं केवल 5 की वैल्यू बताता, कोई ये वाली संख्या पूछता तो मैं केवल 7 की वैल्यू बताता। मगर जब मैं से पूरी संख्याओं का योग पूछा जा रहा है तो मैं सबको जोड़ूंगा, यानी जिसका आंसर क्या आया? 24, और 24 गुणे 5 करूंगा तो मेरा सही आंसर क्या आ जाएगा? 120। हाँ या ना? ठीक है, स्क्रीन कैप्चर करिए, आगे चलिए। देखिए, टैकल करने की कोशिश करिए। देखिए सवाल क्या लिखा है। यदि 25,000 रुपए को ए, बी और सी के बीच में 1/10, 1/6 और 1/15 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सी को कितना पैसा मिलेगा? यह सवाल मैंने क्यों लिया है? यह सवाल मैंने आपको यह सिखाने के लिए लिया है कि कभी भी मेरे भाई रेशियो कभी भी आप क्या नहीं लिख सकते? रेशियो को आप कभी भी क्या नहीं कर सकते? फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो आपके लिए समस्या है। आप क्या करें? फटाफट से इन तीनों के एलसीएम से ऊपर गुणा कर दें। तीनों के एलसीएम से ऊपर गुणा कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। तो संख्याएं किस अनुपात में एक्चुअल में है? 3, 5 और 2 के अनुपात में है। तो मुझे 25,000 रुपए को ए, बी और सी को
यानी इतना मुझे ए को देना है, इतना मुझे बी को देना है और इतना मुझे सी को देना है। आप बात समझ रहे होंगे, आप बात को समझ पा रहे होंगे कि ए को मुझे 3 यूनिट, बी को मुझे 5 यूनिट, सी को मुझे 2 यूनिट देना है। अगर मैं देखूं तो कुल यूनिट का सम कितना होता है और ये किसके बराबर है, यानी यही मेरा कुल पैसा है। तो इस हिसाब से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, आप कहेंगे सर 2500 रुपए हुई। तो मुझे किसको, सी को कितना देना है, सी को। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2500 हुई और सी को कितना यूनिट देना है, 2 यूनिट देना है, तो सी को 2 यूनिट देना है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी को 2 यूनिट देना है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5000। हाँ या ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चेक कर लीजिए, आराम से चेक कर लीजिए। मुझको केवल यह बताना था कि फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशियो नहीं होते हैं, अगर हैं तो आप उन्हें नॉर्मल संख्या बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम से सभी संख्याओं में गुना कर देना है। डिनोमिनेटर के एलसीएम से सभी संख्याओं में गुना कर देना है, अथवा क्या कर सकते हैं, अथवा क्या कर सकते हैं, चलिए मैं बताता हूं। 1/10, 1/6, 1/15, 1/10, 1/10, 1/6, 1/15। तो इस तरीके से अगर रेशियो दिया है तो क्या करना है, बस इन दोनों का गुना करके ऊपर लिख दो। ठीक है, क्या था यार, ठीक है। और इसके लिए लिखना है तो इनका गुना करके लिख दो, और इसके लिए लिखना है तो इनका गुना करके लिख दो। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान हुआ, 15 चौका 60, 15 एक के 15, सॉरी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंचे 30 और 9 दहम में 90। तो अनुपात बदल गया। अनुपात क्यों बदल गया, चेक करिए और बताइए। मैंने पीछे भी एक बार ऐसी चीज सिखाई थी, मैंने कुछ आपसे एक वर्ड बोला था छोटा सा, ध्यान देंगे। वो वर्ड क्या था, बिल्कुल ध्यान दीजिए। सभी संख्याएं आपस में कोप्राइम होनी चाहिए। ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि संख्याएं आपस में कोप्राइम नहीं थी। यहां चेक करिए, क्योंकि इनका एलसीएम अगर ऐसे हम ना करते तो यहां पर तो मुझे 15 छक्का 90 लिखना था, मगर 30 क्यों आया, 30 इसलिए आया क्योंकि इनमें तीन क्या है, तीन क्या है, कॉमन है। तीन क्या है, कॉमन है, जिसकी वजह से इनका एलसीएम 15 छक्का 90 नहीं होगा बल्कि केवल 30 होगा। ठीक है, यही चीज यहां पर सॉरी, यही चीज यहां पर गड़बड़ था। ठीक है, तो ये चीज से आपको बचना है। पीछे हमने एक बार ऐसा किया था, जब आप जाएंगे देखेंगे तो उसमें कारण क्या मैंने बताया था कि संख्याएं कोप्राइम होनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, अगले सवाल पे आ जाइए। आप बहुत समझदार हैं, आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ये बात आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, इनका तीनों का एलसीएम लीजिए और एलसीएम से तीनों पक्षों में गुना करिए, अपने आप सही रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो बहुत अच्छे। यहां भी आप अब इतना नहीं आप कर पाएंगे, इसका अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाए तो हमें आ जाएगा आंसर, मगर इतना हमें झंझट नहीं पालना है। ये सब बिल्कुल गलत चीजें हैं। आपको केवल एक काम करना है, और वो एक काम क्या है, आपको बस सवाल को इस तरीके से लगाना है। ठीक है, फटाफट से यहां आ जाइए। ये देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9, चेक करिए सवाल को क्या कह रहा है। एक क्रिकेट मैच में विराट, धवन और रैना द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या कितनी है, 570 है। ठीक है, एक क्रिकेट मैच में विराट, धवन और रैना द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या कितनी है, 570 है। यदि विराट और धवन द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2 हो, अगर विराट और धवन द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2 हो और रैना और धवन 3:2 में ही वो भी रन बनाते हैं, तो उस मैच में विराट द्वारा बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 3 प्लेयर हैं, कौन कौन है, विराट कोहली है, शिखर धवन है और सुरेश रैना। ये तीनों मिलाकर क्या करते हैं, 570 रन बनाते हैं किसी पारी में। तो विराट और धवन ये क्या करते हैं,
3 और 2 के रेशियो में रन बनाते हैं, ठीक है। और रैना और धवन, उसने रैना और धवन दे दिया, मगर मैं इसे चाहूं तो धवन और रैना भी समझ सकता हूं, क्योंकि धवन की वैल्यू क्या हुई, रैना की वैल्यू क्या हुई। तो चलो धवन और रैना में अनुपात कितना है, 2 और 3 का अनुपात है, हाँ या ना। विराट और धवन में 3-2 का अनुपात है, धवन और रैना में 2-3 का अनुपात है। अगर ऐसा है तो तीनों में आपस में कितना अनुपात है आप निकाल सकते हैं, आपने सीखा है कि ब्लैंक स्पेस भरो, 3 दूनी 6, वैसे आप काट भी सकते थे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 3 दूनी 6। आप चाहें तीनों में से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 2 और 3। तो इन तीनों में किस चीज का अनुपात है, 3, 2 और 3 का अनुपात है, हाँ या ना। तीनों में कितने का अनुपात है, 3, 2 और 3 का अनुपात है। तो तीनों ने कुल इस अनुपात में रन बनाए हैं। तो कुल कितने रन बनाए हैं, 3, 3, 6, 2, 8 रन बनाए हैं। और इस 8 की वैल्यू सवाल ने क्या दिया है, 8 की वैल्यू सवाल ने, मुझे जगह बनाना पड़ेगा, चलो मैं फिर से कर देता हूं। देखो विराट और धवन 3-2 के अनुपात में है, धवन और रैना 2-3 के अनुपात में है, धवन दोनों जगह 2 है, तो इनका रेशियो विराट, धवन और रैना का क्या हुआ, 3, 2 और 3, यानी कुल 8 रेशियो हुआ। और इस 8 रेशियो की वैल्यू सवाल ने कितना दिया है, 570। कितना दिया है, 570, यानी अकेले एक रेशियो की वैल्यू क्या हुई, 8 सते 56, मैं भाग करूंगा, 8 सते 56, 1 बचा, 8 51 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40, यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या हुई, 71.25। तो औसतन विराट ने कितने रन बनाए, कुछ गड़बड़ी हुई क्या, ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई क्या, 570। चलो, विराट ने कितने रन बनाए हैं, विराट ने 3 रन बनाए हैं रेशियो में। तो एक की वैल्यू क्या है, 71.25। तो 25 तियां 75, 3 इकन्नम 3, 7 तियां 21, यानी 213.75, 213.75 रन विराट ने बनाए हैं। अब आपको पता है, क्योंकि रंग दशमलव में नहीं बनते, तो मुझे लगता है कि इस संख्या में कुछ लिखने में गलती हो गई है, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। इस संख्या में लिखने में कुछ तो गड़बड़ है, ओके। तो इस चीज को आप देख लेंगे, बहुत आसान सवाल है। विराट धवन रैना धवन, विराट धवन और रैना 2 3 3 2 2 3, ठीक तो है, सारी चीजें ठीक हैं बच्चे, बस इसमें थोड़ा सा यहां लिखने में दिक्कत हुई है। आप ऑप्शन पे ध्यान मत दो, आप देख लो कि आपने सवाल को लगा लिया। इस सवाल का उद्देश्य क्या था, इस सवाल का उद्देश्य यह था कि A रेशियो B और B रेशियो C अगर दिया है तो A रेशियो B रेशियो C कैसे निकालते हैं, आपने ये पढ़ा था। अब उसका यूज सवाल में कैसे पड़ता है, वो उसका उदाहरण आपके सामने है, ठीक है, उसका उदाहरण आपके सामने है। फटाफट से अगले सवाल पे आ जाइए, तुरंत एक स्क्रीन कैप्चर कर लिया करिए, अगले सवाल पे आ जाइए मेरे भाई, बिल्कुल फटाफट से आ जाइए। क्या है सवाल, एक स्कूल में छात्रों की संख्या 600 है, एक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज 660, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 13:9। आफ्टर सम डे 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल एंड सम बॉय लेफ्ट, देन द रेशियो बिकम 6:5। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल। एक स्कूल में कुल बच्चों की संख्या कितनी है मेरे भाई, कुल बच्चों की संख्या है 660। 660 स्कूल में बच्चों की संख्या है, इसका यूज हमें बाद में पड़ेगा, हम देखेंगे। अभी देखिए ये 13 और 9, ये किसका अनुपात है, बॉयज और गर्ल्स का, बॉयज और गर्ल्स का। और ये अनुपात किसमें बदल जाने वाला है, 6 और 5 में। ये अनुपात किसमें बदल जाएगा, 6 और 5 में। ये क्यों होगा, ये क्यों होगा मेरे भाई, क्योंकि गर्ल्स ज्वाइन करेंगी, गर्ल्स ज्वाइन करेंगी और बॉय क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे। कितने बॉय लेफ्ट करेंगे, कुछ लड़के, ठीक है। कुछ लड़कों को हमने क्या मान लिया, जो छोड़ के चले गए उसे क्या कहते हैं, जो छोड़ के चला जाए उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, बिल्कुल
बहुत शानदार, यही सवाल हमसे कह रहा है। तो हमें पता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फिलहाल तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने वाले हैं। तो 13 पंचे 65 और 9 छके 54, 13 पंचे 65 और 9 छके 54, 9 छके 54, दोनों का अंतर बताइए, दोनों का अंतर बताइए। हाँ भाई देखो, 13 पंचे 65 और 9 छके 54, तो 65 और 54 में अंतर कितना आएगा? 11 का। चलिए ये तो हो गया रेशियो का, रेशियो से डिफरेंस। अब यहां आ जाते हैं, 5 का x में क्या हो जाएगा? 5x, और 6 का 30 में ये कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, यहां सिंबल आपको ये रखना है कि पहले समझिए, अगर दोनों जुड़ते तो कोई सिंबल का ध्यान नहीं देना था, दोनों घटते कोई सिंबल का ध्यान नहीं देता था, मगर यहां एक जुड़ रहा है, घट रहा है, इसलिए सिंबल का ध्यान हमको देना पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये क्या हो जाएगा? -5x। ठीक है, और आपको ऑलरेडी पता है कि हम इनका क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। इनका क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। बताइए, क्या 11 की वैल्यू इतनी आई? क्या 11 की वैल्यू इतनी आई? हाँ या ना? हाँ या ना? कहां दिक्कत आई? सर हम इसको नहीं जानते। चलो थोड़ा सा पहले सवाल को मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि जब संख्याएं बच्चों की कितनी हैं? 13 और 9 के अनुपात में है। संख्याएं कितनी हैं बच्चों की? 13 और 9 के अनुपात में है। और उनमें क्या किया जाता है? कुछ बच्चे क्या करते हैं मेरे भाई? इस सवाल को समझिए कि क्यों हम, क्या ट्रेडिशनल से आपको समझ में आएगा कि हम कैसे लगा रहे थे सवाल को। हमने क्या किया, यहां पर कुछ बच्चे जाने दिए और कुछ लड़कियों को आने दिया। चेक करिए, यही हाल था। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो रेशियो क्या बन गया मेरे भाई? रेशियो बन गया 6:5। तो क्या हमने यहां इसका गुणा किया? क्या हमने यहां इसका गुणा किया? तो क्या हम इसको इस पक्ष में ले गए? जब इस पक्ष में ले गए तो ये 11 आया। क्या हम इसको इस पक्ष में ले आए? तो देखो दोनों का सिंबल एक जैसा हो गया। अब यहां पर जो माइनस है, ये पक्ष बदल देने पे प्लस हो जाएगा। यहां पर ये ध्यान देना था कि 65 में से 54 निकाला है, तो अब की बार हम इसमें से इसको निकालेंगे। तो उसके लिए ये समझिए इस बात को कि ये सिंबल फिर मायने नहीं रखता, आपकी 11 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, चलो यहां चेक करो, आ जाओ फटाफट से। हम इस स्थिति में पहुंच गए थे, हम इस स्थिति में पहुंच गए थे, बोलिए। ये मैंने 11x कहां से लिख दिया? तो ये केवल 11 है। अब मुझे बताओ कि वह बच्चों की संख्या कितनी होगी, है कि नहीं? इसी कंडीशन पर हम हैं। चलो फिर से मैं आपको देख लेता हूं, चर्चा कर लेता हूं आपसे फटाफट से इस बात पर मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं कि एक स्कूल में कुल 660 बच्चे हैं। एक स्कूल में कुल 660 बच्चे हैं, जिसमें 13% मतलब 13 रेशियो बालक हैं, 9 रेशियो बालिकाएं हैं। तो कुल बच्चे कितने हुए? 13 और 9 22, और एक्चुअल में कुल बच्चे कितने हैं? 660। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हुई? 30, यानी 13 तिया 39, 390 बच्चे हुए, और 9 त्रिक 27, 270 बालिकाएं। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही बात है। तो देखिए मेरे भाई, इसमें से कुछ बच्चे चले गए और यहां पर कुछ बच्चे आ गए, तो कंडीशन क्या बनी? ये तो 390 माइनस एक्स रह गया, और ये क्या बन गया? 300। अब यहां चेक करो कि रेशियो क्या बन गया? रेशियो क्या बन गया? यानी 300 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप इसको यहां लिख लीजिए। 300 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई? 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 300 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? अगर 305 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? आप कहेंगे सर 60 को। तो 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर 1 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 360 को।
360 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 390 माइनस एक्स बराबर 360, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई? एक्स की वैल्यू क्या हुई जल्दी से बताओ? एक्स की वैल्यू क्या हुई मेरे भाई? 30 हुई। अगर 390 माइनस एक्स बराबर 360, अगर 390 माइनस एक्स बराबर 360, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई? अब यहां समस्या क्या थी? जब वेरियस टर्म में यहां वेरिएबल, देखो चेक करो मेरे भाई, यहां वेरिएबल और यहां वेरिएबल, तो आप एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कैसे अज्यूम करेंगे? तो इसके लिए हमें सवाल में अलग अलग टर्म का यूज करना पड़ता है। ठीक है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हमें 660 कुल बालकों की संख्या दी गई थी, जिसमें बच्चे और बच्चियों का अनुपात ये था। हमने कुल अनुपात निकाला 22 आया। ये कुल अनुपात कुल बच्चों की संख्या के बराबर होगा, तो एक अनुपात की वैल्यू 30 होगी। इतना जान गए हम, तो हमने जान लिया कि 13 अनुपात बच्चे हैं यानी 390 बच्चे हैं, 9 अनुपात बच्चियां हैं यानी 270 बच्चियां हैं। मगर जब बच्चियों में क्या होती है, 30 बच्चियां ज्यादा आ जाती हैं, तो बच्चियां कितनी हो जाएंगी? 300। और बच्चों में से कुछ बच्चे निकल जाते हैं, तो बच्चे कितने हो जाएंगे? 390 माइनस एक्स। मगर ये जो संख्या है ये किस अनुपात को प्रेजेंट कर रही है? 6:5 को। यानी 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 300 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 60 को। तो 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 360 को। तो इसका मतलब हुआ कि 390 माइनस एक्स बराबर 360। 390 माइनस एक्स बराबर 360, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई मेरे भाई? 30। हाथ वाना, एक्स की वैल्यू क्या हुई मेरे भाई? 30। आप ये बात समझ पा रहे हैं? आप ये बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, आप इस चीज को फिर से एक बार रिवाइज करके देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। पहले मैं आपको आपकी कंडीशन पे रखता हूं कि आप देखिए कि समस्या कहां कहां पैदा हो सकती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि डाटा के अप्रोप्रिएट हमें चीजें सीखनी होती हैं, और रेशियो कैसे बिहेव करता है इस पर आपका एनवायरनमेंट बनना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि रेशियो नॉर्मल संख्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आप इसको रिवाइज करके एक बार 2 बार वीडियो को देखिए, अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। हम अगले सेशंस में आपको अभी 2, 3, 4 वीडियो में आएंगे और लगातार आपको ढेर सारा सवाल कराकर इस सेशन को खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूं तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और बढ़िया से पढ़ाई करके अपने टारगेट को क्रैक करने के लिए पूरी शिद्दत लगाएंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं आपसे हम बहुत जल्द।